Hello, good morning everybody. Now let's continue our equivalent concept and volumetric analysis. मैंने मेरे कल के लेक्चर में 49th प्रॉब्लम तक करा दिया था. मैं पीएफपी के 3n+1 प्रॉब्लम्स कर रहा था. 49th ऑनवर्ड मैं आज कंटिन्यू करता हूं. आज जिन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे 52nd प्रॉब्लम, 55th, 58th, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85 एंड लास्टली 88. इन प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करके इस सेक्शन 1 को हम फिनिश कर देते हैं. इसमें हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा है और इक्विवेलेंट कंसेप्ट को एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में अप्लाई करने का हम तरीका सीख रहे हैं. सेक्शन 2 इसके बाद फिर कंटिन्यू करूंगा मैं. चलिए 52nd पढ़ना चालू करते हैं. राइट डाउन द बेसिसिटी ऑफ S3PO4. राइट डाउन द बेसिसिटी ऑफ S3PO4. इसकी बेसिसिटी कितनी हो? फॉर विच इक्वल वेट ऑफ H2SO4 एंड H3PO4 न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH. हम कहेंगे 100 ml ऑफ 0.1 normal NaOH. This is equal to normality into volume in liters, 10 to the power minus 2 equivalent. Now 100 ml of 0.1 normal NaOH. This is equal to normality into volume in liters. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स कर दी 10 टू पावर माइनस 2 इक्विवेलेंट. अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए सेपरेटली कितना H2SO4 और कितना H3PO4 लगेगा और दोनों का इक्वल वेट होना चाहिए. अब मैं सबसे पहले वेट ऑफ H2SO4 इज W. सो मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा W/98. तो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हो जाएगा मोल्स इंटू 2 बिकॉज इट्स बेसिसिटी इज 1. H2SO4 की बेसिसिटी 1 होता है. सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के बराबर होना चाहिए. तो 2W/98 must be equal to 10 to the power minus 2 or W is equal to this 0.98, 0.49 grams. इतने ग्राम्स H2SO4 के हमें इस्तेमाल करना होंगे यदि हम इतने इक्विवेलेंट NaOH को टाइट्रेट करना चाहते हैं. तो अब उन्होंने कहा है इतना ही वेट H3PO4 का हो, इसके लिए H3PO4 की क्या बेसिसिटी हो. इट मींस वेट ऑफ H3PO4 इज ऑल्सो इक्वल टू W विच इज इक्वल टू 0.49 ग्राम्स. अब सपोज H3PO4 की इधर हम मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर दें. फॉस्फोरस का 31, 31 प्लस 3, 31 प्लस 3 इज 34, 34 प्लस 64 that is 98. So moles of H3PO4 is equal to W/98, 0.49 upon 98 moles. H3PO4 का भी मॉलिक्यूलर वेट 98 ही आ रहा है.
कैलकुलेट करके देख लीजिए, फॉस्फोरस का 31, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, H3PO4 का जब मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 98 आ रहा है। तो हमने W ग्राम ही H3PO4 लेना है, W ग्राम H3PO4 अपॉन 98, इतने मोल्स H3PO4 के हो गए, मींस 0.49 ग्राम्स अपॉन 98, इतने मोल्स हो गए। अब इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 कितना हुआ, मोल्स ऑफ H3PO4, मोल्स ऑफ H3PO4 इनटू इट्स बेसिसिटी। अब H3PO4 की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बेसिसिटी जो है 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। H3PO4 एक H पॉजिटिव आयन भी रिलीज कर सकता है तो बेसिसिटी 1, 2 H पॉजिटिव आयन भी रिलीज कर सकता है तब बेसिसिटी 2, 3 H पॉजिटिव आयन भी रिलीज कर सकता है तब बेसिसिटी 3। तो इतने मोल्स H3PO4 के जो आ रहे हैं दैट वुड बी इक्वल टू दिस मच इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, इतने इक्विवेलेंट H3PO4 के हैं। और यह इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 वंस अगेन NaOH के बराबर होना चाहिए। मैं फिर वापस लिखता हूं, जो कंसेप्ट है वो यह है, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 must be equal to equivalent of H3PO4. This is the basic concept that we are applying in the problem. अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है 10 to the power -2, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं 0.49 अपॉन 98 इनटू बेसिसिटी। सॉल्व कर लीजिए, once again you will land up that basicity must be equal to 2. It means H3PO4 must release 2 H positive ion and give you HPO4 2 negative. Here its basicity is 2. In this situation, equal weights of H3PO4 and H2SO4 would neutralize the same amount of NaOH. This much amount of NaOH is equal to this much equivalent of NaOH, and for this much equivalent of NaOH we will need this much grams of H2SO4 and the same grams of H3PO4 if it releases 2 H positive ions. बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम को समझिए, इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैंने इतना अधिक समय सिर्फ समझाने के लिए लिया है, वैसे यह एक वर्बल प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन में यदि आता है तो सारी चीज सारे काम दिमाग में चलने चाहिए और 10 से 15 सेकंड के अंदर बेसिसिटी 2 कंक्लूड करके आंसर लिख दिया जाना चाहिए। 55th प्रॉब्लम करेंगे, इसे देखिए ध्यान से। चलिए 50 सेकंड के बाद अब 55th ध्यान से देखते हैं और इससे कुछ सीखते हैं। 2.5 grams of calcium carbonate was placed in 2.5 grams of calcium carbonate was placed in 50 ml solution of HCl. 1.05 grams of calcium carbonate was left after the reaction. 1.05 grams of calcium carbonate is unreacted. Calculate the weight of HCl per liter, normality of HCl, molarity of HCl and the volume of gas evolved. देखिए सबसे पहले हम रिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं। रिएक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट ओरिजिनल 2.5 ग्राम्स लिया था, फाइनली 1.05 ग्राम्स बचा रहा। सो दिस इज द ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज रिएक्टेड, दैट इज 1.45 grams. This much grams of calcium carbonate is reacted. अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोल्स ऑफ CaCO3 रिएक्टेड, इनिशियली जितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया था 2.5 ग्राम, रिएक्शन के बाद बचा रह गया 1.05 ग्राम।
तो कितना रिएक्ट करा वो निकल गया 2.5 माइनस 1.05, इतना रिएक्ट करा, 1.45 ग्राम रिएक्ट करा। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है 100, 1.45 अपॉन 100, दिस इज द मोल्स। अब हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के इसे सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड हम निकालते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट रिएक्टेड, यह जो मोल्स हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने इंटू 2 कर दिया। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने इंटू 2 कर दिया, क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट 2H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करेगा, 2 HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, इसकी एसिडिटी 2 कहलाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एसिडिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इतने इक्विवेलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं जो रिएक्ट करें। अब यह रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, तो मैं कहता हूं इतने ही इक्विवेलेंट HCl के होने चाहिए। दिस मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl दैट रिएक्टेड। इतने इक्विवेलेंट HCl के होना चाहिए, जितने इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के उतने ही इक्विवेलेंट HCl के। अब if this is the equivalent of HCl, now this is the equivalent in 50 ml, तो नॉर्मेलिटी तो आ गई। हम कहेंगे नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यह जो इक्विवेलेंट है देखिए 1.45 इंटू 2, 1.45 इंटू 2 होता है 2.9, 2.9 अपॉन 100, इतने इक्विवेलेंट है अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम इन लीटर्स इज 50 अपॉन 1000। इस तरीके से नॉर्मेलिटी हमें दिखाई दे रही है। यह जो नॉर्मेलिटी है देखिए 29 अपॉन 50, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, 58 अपॉन 100, 0.58 नॉर्मल। यह तो नॉर्मेलिटी हो गई। मैं मोलारिटी भी लिख देता हूं। मोलारिटी इज, अब HCl के लिए बेसिसिटी 1 है। HCl एक H पॉजिटिव रिलीज करता है। दिस इज नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ HCl। इसकी बेसिसिटी 1 है, तो जो नॉर्मेलिटी है वही मोलारिटी होगी। नॉर्मेलिटी अपॉन ABCNV फैक्टर इज मोलारिटी, सो दिस इज द मोलारिटी। अब स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, strength is molarity is moles per liter into molecular weight, this much grams per liter. This is normality, molarity and strength of HCl. यह तो B पार्ट का आंसर, यह भी B पार्ट का आंसर और यह A पार्ट का आंसर। अब वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 750 mm। अब गैस कैसे इवॉल्व होगी जरा सोचिए। CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां CaCl2 और CO2 और H2O। मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं। CaCO3 react with twice HCl to give you CaCl2 plus H2O plus CO2। अब देखिए मोल्स ऑफ CaCO3 हमने निकाल रखे, मोल्स ऑफ CaCO3 रिएक्टेड हमने निकाल रखे। अब जितने मोल्स CaCO3 के रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल्स CO2 के इवॉल्व होंगे। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व, मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व। इतने मोल्स CO2 के इवॉल्व है। अब मैं PV इक्वल टू nRT लगा देता हूं वॉल्यूम निकालने के लिए।
CO2 गैस का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए PV इक्वल टू nRT। सी पार्ट कर रहा हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाय P। n की जगह मैं लिखता हूं, यह जो मोल्स है 1.45 बाय 100, R की जगह 0.0821, टेम्परेचर की जगह पर टेम्परेचर दिया हुआ 17 डिग्री सेंटीग्रेड तो 290 केल्विन, और प्रेशर की जगह पर मैं लिखूंगा 750 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर। इस तरीके से हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस लिबरेटेड आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1.45 इंटू, इसको लिख देता हूं मैं 8.21 इंटू 2.9 इंटू 7.6 अपॉन 10 इंटू 75। नाउ सॉल्व इट टू गेट द आंसर। सिंपल सा, हमने मोल्स ऑफ CO2 इवॉल्व, इस रिएक्शन को देखकर यह कह दिया कि जितने मोल्स CaCO3 के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही मोल CO2 गैस के इवॉल्व होने चाहिए। तो कितने मोल CaCO3 के रिएक्ट कर रहे हैं वह देखा, उसको मोल्स ऑफ CO2 कह दिया, और PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम इक्वल टू nRT बाय P। n की जगह मोल्स ऑफ CO2, RT, R की कौन सी वैल्यू रखना है, सिंस हम वॉल्यूम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो R की वैल्यू हमने 0.0821 लिखी। इस तरह से वॉल्यूम जो हमें आएगा वो लीटर्स में आएगा। मैं इधर यूनिट लिख देता हूं, इट्स इन लीटर्स, वॉल्यूम इज इन लीटर्स, क्योंकि R की वैल्यू हमने 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन रखी है। तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम लीटर्स में बचा रह जाएगा। नोट डाउन करें। 58th प्रॉब्लम अब हम सीखेंगे, इसे ध्यान से देख लीजिए। सिंपल प्रॉब्लम है और समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूं। आई विल से सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर मोर अ वर्बल प्रॉब्लम। एग्जामिनेशन में जब आते हैं तो वहीं का वहीं देखकर दिमाग में कैलकुलेशंस करके फाइनली आंसर लिखते हैं इनके। नोट डाउन कीजिए। चलिए 52nd प्रॉब्लम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट वही है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, बस अलग अलग तरीके से डेटा दिए हुए रहते हैं और उन अलग अलग तरीके से डेटा को देखना, उनकी कंडीशन को देखना और फिर एक लॉजिक लगा के उसको सॉल्व करना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। वी नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl required to neutralize 2 grams of equimolar Na2CO3 and NaHCO3। देखिए इक्विमोलर है Na2CO3 का और NaHCO3 का। तो सबसे पहले हम इसके कहते हैं n मोल्स और इसके भी कहते हैं n मोल्स। Na2CO3 के n मोल्स और NaHCO3 के भी n मोल्स। यदि दोनों के n मोल्स हैं तो अब जरा सोचिए कि टोटल वेट तो 2 ग्राम दे रखा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 106 इंटू n ग्राम्स हुआ और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 84 इंटू n ग्राम्स हुआ। 106 इंटू n, this is the grams of Na2CO3, 84 into n, this is the grams of NaHCO3, and the total weight is 2 grams. 106 plus 84, this is 190 into n, this is 2 grams. So n is equal to 2 upon 190 moles. इसका मतलब इसके भी 2 by 190 मोल्स हैं
और इसके भी 2/190 मोल्स है। अब Na2CO3 किस तरह से रिएक्ट करेगा? Na2CO3 दो H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करता है और ट्वाइस Na पॉजिटिव CO2 और H2O देता है। और NaHCO3 एक H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है, एक Na पॉजिटिव CO2 और H2O देता है। यह बात हमें देखनी है। Na2CO3 की बेसिसिटी है, एसिडिटी है 2 और NaHCO3 की एसिडिटी है 1। तो इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, मोल्स ऑफ Na2CO3 है 2/190, तो इसके इक्विवेलेंट हुए इंटू 2। और इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ये हुए 2/190 इंटू 1। अब हम टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस ये हुआ 2/190 इंटू 2 प्लस 2/190 इंटू 1, तो ये हुआ 4/190 प्लस 6/190, 6/190 equivalent. They are total equivalent of base हुआ, and this must be equal to total equivalent of acid. This must be equal to equivalent of acid. और equivalent of acid क्या हुआ? Normality into volume in liters. This is equivalent of base. This is equal to normality into volume in liters. So volume in liters becomes, the answer is, volume in liters is 6/19 liters. This is the answer. मैं इधर आंसर लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ HCl is 6/19 liters. This is the answer. हमको एक बात को समझना है, इक्विमोलर Na2CO3 और NaHCO3 टोटल वेट 2 ग्राम्स। इक्विमोलर है इसलिए इसके n मोल्स, इसके भी n मोल्स। मोल्स ऑफ Na2CO3 सबने ग्राम्स ऑफ Na2CO3 निकाल दिया, मोल्स ऑफ NaHCO3 सबने ग्राम्स ऑफ NaHCO3 निकाल दिया। टोटल NaHCO3 Na2CO3 का ग्राम्स ऐड करके उसको टोटल वेट से इक्वेट कर दिया। इस तरह से हमको n की वैल्यू आ गई, मतलब मोल्स ऑफ Na2CO3 और NaHCO3 आ गया। अब मोल्स आने के बाद हमने कहा Na2CO3 दो H40 के साथ कंबाइन करता है इसलिए एसिडिटी 2, NaHCO3 एक H40 के साथ कंबाइन करता है इसलिए एसिडिटी 1। तो एसिडिटी से हमने इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 नंबर ऑफ मोल्स इनटू एसिडिटी, इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 नंबर ऑफ मोल्स इनटू एसिडिटी, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और NaHCO3 निकाल लिया। ये दोनों बेस है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस, equivalent of Na2CO3 plus equivalent of NaHCO3 would be equal to equivalent of acid. Equivalent of acid is this. Equivalent of acid के लिए क्या करा? Normality of HCl into volume in liters. इससे volume in liters of HCl आ गया। बड़े ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। अब हम 61st प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। इसे नोट डाउन कर लो। चलिए अब 61st प्रॉब्लम को हम समझते हैं। मिक्सचर ऑफ KOH एंड Na2CO3 रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ N/10 HCl। KOH और Na2CO3 का मिक्सचर है, इट रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ N/20 HCl when titrated using phenolphthalein indicator. When it's titrated using phenolphthalein indicator, मैं इस तरह से लिखता हूं इसको,
इंडिकेटर की प्रेजेंस है, इसलिए इधर मैं, यह बेस है, इट रिक्वायर्स 20 ml of N/20 HCl using phenolphthalein indicator when titrated using, but the same amount of solution when titrated using methyl orange as indicator. इसी चीज को जब हमने मिथाइल ऑरेंज के साथ में, यही KOH और Na2CO3 का सॉल्यूशन है, when it's titrated using methyl orange MEOH, it requires 30 ml of same acid, 30 ml of N/20 HCl. Calculate the amount of KOH and Na2CO3. Now, in order to solve this problem, we need to recall the theory of indicators that I had taught you in 11th standard while teaching ionic equilibria. यदि याद है तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा पेजेस टर्न करो, पिछले लेक्चर्स को जाकर देखो, साल भर पहले जो पढ़ाया था उसे रिवाइज करो, यहीं का यहीं। 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ाया था, लगभग 12-13 घंटे, क्या शायद 30 घंटे का आयोनिक इक्विलिब्रिया का लेक्चर्स पढ़ाया था मैंने। और आयोनिक इक्विलिब्रिया जो 30 घंटे लेक्चर चला था, उसमें आखिरी में मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, इंडिकेटर थ्योरी, इंडिकेटर कंसेप्ट, और वहां पर मैंने आपको फेनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया था। उस चीज को आपको रिवाइज करना होगा, तो आप बड़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को शायद मेरे बिना बताए कर देते, मगर अब मैं रिकॉल करा देता हूं यहीं का यहीं। फेनोप्थलीन जिसे हम HPH से इंडिकेट करते हैं, इसका जो pH रेंज होता है, इट्स pH रेंज इज 8 to 10। 8 to 10 इसका pH रेंज है, मतलब ये अपना कलर चेंज 8 to 10 pH के ट्रांसफॉर्मेशन में करता है। इट चेंज इट्स कलर when the solution have got pH in the range of 8 to 10। इस वजह से क्या होता है, मैं KOH और Na2CO3 के रेलेवेंस में ही बताता हूं। KOH तो पूरी तरह से टाइट्रेट हो जाएगा फेनोप्थलीन की प्रेजेंस में, KCl और H2O दे देगा, मगर Na2CO3 इनकम्प्लीट टाइट्रेट होएगा फेनोप्थलीन के प्रेजेंस में, NaHCO3 देगा, NaHCO3 और NaCl, यह इनकम्प्लीट टाइट्रेशन होएगा। इधर KOH की एसिडिटी 1, Na2CO3 की भी एसिडिटी 1। खास बात, Na2CO3 का मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इनकम्प्लीट टाइट्रेशन। और फेनोप्थलीन के साथ क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होगा, जरा देखें। मिथाइल ऑरेंज MEOH, इसका pH रेंज है 4 to 5 के रेंज में, मतलब मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करता है 4 to 6 और 4 to 5 के pH के दौरान अपना कलर चेंज करता है। KOH को यह भी कंप्लीट टाइट्रेट करेगा, KOH में तो कोई फर्क नहीं आएगा, वही KCl और H2O मिलेगा, जबकि Na2CO3 को एसिडिटी KOH की 1 ही रहेगी, Na2CO3 को यह कंप्लीट टाइट्रेट करेगा, 2 HCl के साथ कॉम्बिनेशन होगा मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में, 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कंप्लीट टाइट्रेशन, एसिडिटी 2 दिखेगी।
इधर मैं लिखता हूं कंप्लीट टाइट्रेशन। यह डिफरेंस है, और इस वजह से फिनोप्थलीन की प्रेजेंस में इनकम्प्लीट टाइट्रेशन होने की वजह से 20 ml कंज्यूम हो रहा है, और मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में कंप्लीट टाइट्रेशन होने की वजह से 30 ml यूज हो रहा है। अब आप सोचिए, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। मैं और भी बात बताता हूं, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं। सपोज KOH के X मोल्स हैं और Na2CO3 के Y मोल्स हैं। इधर भी KOH के X मोल्स, Na2CO3 के Y मोल्स, क्योंकि इक्वल सेम सॉल्यूशन इस्तेमाल करा जा रहा है। तो फिनोप्थलीन के साथ क्या होगा, X मोल्स ऑफ KOH, तो X इक्वलेंट ही रहेंगे क्योंकि इसकी एसिडिटी 1 है, और Y मोल्स ऑफ Na2CO3 Y इक्वलेंट होंगे क्योंकि इधर इसकी एसिडिटी 1 ही है। तो टोटल इक्वलेंट ऑफ बेस, जो कंसेप्ट हम लगा रहे हैं, दैट इज दिस इज द कंसेप्ट पार्ट। टोटल इक्वलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू टोटल इक्वलेंट ऑफ एसिड। यह कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं। इक्वलेंट ऑफ KOH X है, इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 Y है। यह टोटल इक्वलेंट ऑफ बेस हुआ, इज इक्वल टू टोटल इक्वलेंट ऑफ एसिड, दैट इज नॉर्मेलिटी 1/20 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। Equivalent of QH plus equivalent of Na2CO3. This is the total equivalent of base. This is equal to the total equivalent of acid. Normality into volume in liters. This is the equivalent of acid. अब ये तो फिनोप्थलीन के साथ में हुआ। अब मिथाइल ऑरेंज के साथ में जरा देखिए। मिथाइल ऑरेंज के साथ में X moles of KOH would be equal to X equivalent of KOH, और Y मोल्स ऑफ, क्योंकि KOH की एसिडिटी इधर भी 1 है, और Y मोल्स ऑफ Na2CO3, अब जरा देखिए Na2CO3 इधर कंप्लीट टाइट्रेट होता है। कंप्लीट टाइट्रेट होने की वजह से ये 2H पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करता है, 2 HCl के साथ में रिएक्ट करता है। एसिडिटी इसकी इधर 2 है, तो Y मोल जो है वो 2Y इक्वलेंट हो जाएंगे। Y इंटू 2 इक्वलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एसिडिटी, 2Y इक्वलेंट हो जाएंगे। अब जरा देखिए टोटल इक्वलेंट ऑफ बेस इधर कितना आ रहा है। X इक्वलेंट तो KOH के हो गए और 2Y इक्वलेंट हो गए Na2CO3 के। 2Y इक्वलेंट हो गए Na2CO3 के। नाउ दिस बिकम्स द टोटल इक्वलेंट ऑफ बेस। दिस इज द टोटल इक्वलेंट ऑफ बेस, and this total equivalent of base is equal to the total equivalent of acid. Normality तो 1/20 ही है, वॉल्यूम इन लीटर्स हो गया 30/1000. Observe that we have got 2 equations and we have got 2 unknowns. X और Y 2 unknown है और 2 ही इक्वेशन। हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 माइनस 10 कर दीजिए आप, तो सीधा Y की वैल्यू आ जाएगी। Y 10 माइनस 10 1/20 इंटू 10/1000, तो Y की वैल्यू मुझे दिख रही है 1/2000, और X की वैल्यू भी मुझे अब दिख जाएगी। X की वैल्यू इधर Y रख दीजिए, इधर Y रख दीजिए, तो 1/2000 मोल्स, और यह मोल्स है, इनफैक्ट X और Y मोल्स है, तो मोल्स ऑफ KOH आ गया हमारे पास। मोल्स ऑफ KOH
moles of KOH is 1/2000 moles and moles of Na2CO3 भी 1/2000 moles. This is X and this is Y. अब जरा पूछा क्या है, एक और बार देख लें. Amount of KOH and Na2CO3. तो अब हम वेट ऑफ KOH भी मोल्स तो निकाल ही दिया है, वेट ऑफ KOH और वेट ऑफ Na2CO3 लिख सकते हैं. वेट ऑफ KOH is 1/2000 इंटू KOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए 39 प्लस 17 40 प्लस 56 इंटू 56 ग्राम्स और वेट ऑफ Na2CO3 is 1/2000 इंटू Na2CO3 का है 106 इंटू 106 ग्राम्स. इस तरीके से हमने वेट ऑफ KOH और वेट ऑफ Na2CO3 डिटरमाइन कर दिया. प्रॉब्लम में आगे जो कुछ करा वो ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जो देखना थी, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज. आई वुड रिकमेंड आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर को एक बार तेजी से रिवाइज भी कर लिया जाए. इट्स अ हाई टाइम. 11th स्टैंडर्ड में आयोनिक इक्विलिब्रिया पढ़ा है. फिनोप्थलीन का जो पीएच रेंज है 8 to 10. स्ट्रॉन्ग बेस को यह कंप्लीट टाइट्रेट करेगा. NaOH या KOH जैसे बेस को यह हमेशा कंप्लीट टाइट्रेट करेगा. मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज है 4 to 5. स्ट्रॉन्ग बेस को ये हमेशा ये भी कंप्लीट टाइट्रेट करेगा. NaOH KOH को कंप्लीट टाइट्रेशन. स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमेशा ही कंप्लीट टाइट्रेट होते हैं. फिनोप्थलीन जिसका पीएच 8 to 10, वीक बेस यदि आ जाए Na2CO3 तो यह अधूरा टाइट्रेशन करेगा. वीक बेस Na2CO3 क्योंकि Na2CO3 का पीएच रेंज होता है 10 to 11 के रेंज में और ये अधूरा टाइट्रेट करके NaHCO3 बनाएगा और कलर चेंज कर देगा. जबकि मिथाइल ऑरेंज जिसका पीएच है 4 to 5 के रेंज में, ये वीक बेस को भी कंप्लीट टाइट्रेट करेगा. फिनोप्थलीन फेल्स टू टाइट्रेट कंप्लीटली एनी वीक बेस. किसी भी वीक बेस को लेंगे तो फिनोप्थलीन उसको कंप्लीट टाइट्रेट नहीं कर पाएगा. NaHCO3 के साथ तो फिनोप्थलीन पूरी तरह से फेल ही हो जाएगा, कोई कलर चेंज ही नहीं दिखा पाएगा. जबकि मिथाइल ऑरेंज NaHCO3 को भी पूरी तरह से टाइट्रेट करेगा. वहीं पर यदि हम बात करें वीक एसिड की, यदि कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज फेल होएगा और फिनोप्थलीन बिल्कुल सही काम करेगा. इन सब बातों को वहां आयोनिक इक्विलिब्रिया टॉपिक को एक बार रिवाइज करके रिकॉल करा जाए. इधर इस चीज को नोट डाउन करा जाए किस तरीके से KOH के लिए एसिडिटी दोनों केस में 1 हुई, मगर Na2CO3 की एसिडिटी इधर 1 और इधर 2. इधर इनकम्प्लीट टाइट्रेशन, इधर कंप्लीट टाइट्रेशन. यदि NaHCO3 होता तो फिनोप्थलीन तो पूरी तरह से फेल हो जाता और मिथाइल ऑरेंज उसको भी पूरी तरह से टाइट्रेट करता. अब हम 64th प्रॉब्लम करेंगे. इसे बड़े ध्यान से देखिए. यह चीज नोट करने के बाद हमने x मोल्स KOH, y मोल्स Na2CO3 के, उसी आधार पर हमने इक्विवेलेंट ऑफ KOH और इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 लिख दिया. इधर x और y, उधर x और 2y, और टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड करा, इक्वेशन बनाई, सॉल्व करा, आंसर लिया है. 64th करेंगे आप. इसे नोट डाउन कर लो.